आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो मैंने अपने 2 वीडियोस बनाए थे, जो एक हमारा जो चल रहा है IC38 का, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस एग्ज़ाम जो होता है एजेंट का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जहाँ इंश्योरेंस पूछी जाती है, उसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक्स जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उसकी जो हमारी वीडियो है उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सेकंड एक जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है वो है LIC के प्लान्स की, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो उसी के साथ आप अपने लॉकडाउन के टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने एक और चीज़ सोची है, वो है LIC के जो फॉर्म्स होते हैं, जो 3 फॉर्म हमारे पास बेसिकली भरे जाते हैं प्रपोजल के, उस फॉर्म के रिगार्डिंग। उसमें से पहली जो वीडियो में ये देख रहे हैं LIC के जो न्यू 300 नंबर फॉर्म आया है, वो क्या इसमें बेसिक हमें प्रिकॉशंस रखने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो LIC का जो फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन है वो कैसे है अभी न्यू फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुराना जो बीत गया उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमें अभी आगे की सोचनी है, तो उसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो आपका 300 नंबर फॉर्म होता है LIC में प्रपोजल का, जो लाइफ इंश्योर्ड के जो हम भराते हैं, जो हम कस्टमर से फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म नंबर 300, तो वो फॉर्म होता है मेजर के लिए। मतलब मेजर मतलब जो 18 और 18 अबव हैं उनके लिए हम 300 नंबर फॉर्म यूज़ करते हैं LIC में। तो 360 फॉर्म है वो है माइनर्स के लिए, मतलब जो 18 ईयर से लेस देन 18 ईयर से, जो एडल्ट में नहीं आते इंडिया के अकॉर्डिंग। 340 हम हाउसवाइफ्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो जो आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है 300 नंबर फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें है प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन ओन लाइफ, मतलब खुद की लाइफ के लिए ये फॉर्म यूज़ होगा और नॉट यूज़ फॉर माइनर। माइनर्स के लिए यूज़ नहीं होगा, मतलब 18 ईयर से लेस देन वालों के लिए यूज़ नहीं होगा। राइट साइड में कॉलम है यहाँ पे फ़ोटो पॉलिसी होल्डर की। फिर बेसिक इंस्ट्रक्शन हम सारे नहीं देखेंगे, इसमें मेन आपको मैं बता देता हूँ हिंदी में। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है ये फॉर्म कि सारा आपको भरना है ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में। इस फॉर्म के अंदर आपके 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन है वो है डिटेल्स ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड, मतलब बेसिक डिटेल होगी उनकी, बायोडाटा, वो आपको इसमें फिल करना है सेक्शन 1 में। सेक्शन सेकंड है वो है, उसमें है प्रपोज प्लान, मतलब जो भी आपने प्लान दिया है उसके बारे में उसकी डिटेल पूरी। थर्ड सेक्शन जो है उसमें आपको फिल करना है डिटेल्स ऑफ पर्सन एंड फैमिली हेल्थ एंड हैबिट्स, मतलब जो भी आपने पर्सन की डिटेल है। सेक्शन 1 में जैसे हमने देखा कि डिटेल्स वगैरह का मतलब बायोडाटा है, लेकिन सेक्शन थर्ड में जो आपको फिल करना है वो उनकी फैमिली हिस्ट्री और हैबिट्स के बारे में, जैसे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड जो भी है बातें, वो सारी हमें लिखनी है। सेक्शन 4 जो होगा वो डिक्लेरेशन। और भी ध्यान रखना है कि आंसर आपको एकदम क्लियर लिखना है, जो भी लिखना है उसी के साथ अगर कहीं पे येस और नो है तो आपको वहाँ येस और नो लिखना है। वहाँ पे आपको स्ट्रोक्स यूज़ नहीं करने हैं, डॉट यूज़ नहीं करना है, डैश यूज़ नहीं करना है, या फिर उनको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जो भी है आपको वो प्रॉपर लिखना है। और अगर येस लिखते हैं तो फिर आपको वहाँ पे अगर डिटेल पूछी आगे तो उनकी डिटेल भी आपको क्लियरली मेंशन करनी है सारी। ठीक है। और इसमें जो सबसे जो लास्ट पॉइंट हमारा जो कवर है इंस्ट्रक्शन में वो है 7 पॉइंट, वो भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा फॉर्म होता है प्रपोजल का 300 नंबर फॉर्म, या फिर LIC में जो भी प्रपोजल फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो एक तरीके का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके बिल्कुल भी ओवर राइटिंग या फिर कटिंग नहीं चलती है। तो जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि कहीं गलत यूज़ किया है, आपने गलत लिख दिया है कस्टमर ने या फिर आपने, तो वहाँ आप उसको एक सीधी लाइन से कैंसिल करिए और फिर वहाँ आप अल्टरनेट साइन करिए, या तो आप खुद उसको अटेस्ट करिए नीचे और उसके साथ, या फिर कस्टमर ने अगर फिल किया तो कस्टमर उसको वापस साइन से अटेस्ट करे उसको, और उसी के साथ आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको आगे लिखना है वहाँ पे। अगर कहीं पे भी आपकी गलती हो या फिर कटिंग लगे, कट करने का लगे, तो वहाँ वाइटनर यूज़ नहीं करें इसमें। टू बी फिल्ड बाय एजेंट, एजेंट के द्वारा ये फिल करना है इसको। इसमें सबसे पहले पॉइंट में आपकी जो DO है या फिर CLA है कि आप अगर एजेंट हैं, या फिर जो भी आप मेंटर के अगर कोई एजेंट हैं तो आपको उनके नंबर लिखना है। ठीक है, और उनका कोड लिखना है। उसी के साथ सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है जो एडवाइज़र्स है, जो एजेंट्स अगर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उनका लिखिए, या फिर अगर कस्टमर एजेंट्स को जानते हैं तो उनकी डिटेल, एजेंसी कोड विथ नेम लिखना है, ताकि LIC के एम्प्लॉयज़ जब इस फॉर्म को क्लीनिंग करेंगे, अगर इनके इस कस्टमर से या फिर एजेंट से वो एजेंसी कोड लिखने में गलती हो जाए
तो जब वो क्लीनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका LIC के डेटाबेस में नाम सेव होगा तो वो नाम आ जाएगा। अगर आप यहाँ नाम नहीं लिखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा एम्प्लॉयज़ को कि एजेंसी कोड करेक्ट है या नहीं है। लेकिन आपका नाम लिखने का सेंस ये रहता है इसमें कि वहाँ पे एजेंसी कोड के साथ वो नेम वेरीफाई कर पाएंगे और आपका प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो आपकी मेहनत किसी और एजेंट्स के अंडर में चली जाएगी। फिर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ एक्सपायरी इसमें लिखनी नहीं होती है। फिर आता है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। अब आता है हम सेक्शन 1 में, जो है डिटेल्स ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहले है पर्सनल डिटेल हम भरेंगे। अगर उनका नेम है तो नेम में अगर जो भी प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है तो वो प्रीफिक्स को हम टिक कर देंगे। ये मैंने जो भी डिटेल इसमें भरी है ये सारी चीज़ें मैंने डमी फिल किए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। जो भी आपको प्रीफिक्स यूज़ करो उसके आगे आपको टिक करना है, और अगर आप चाहो तो बाकी प्रीफिक्स को आप कट भी कर सकते। फिर आपको फर्स्ट नेम लिखना है रमेश, और मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम लिखिए, और लास्ट नेम है तो वो लास्ट नेम, जैसे मैंने लिखा है रमेश देसाई। फिर फादर्स नेम उनका लिखना है आपको राजीव कुमार। फिर मदर्स नेम लिखना है इनका आर रूपा देवी। फिर आपको इनका जेंडर लिखना है, जेंडर जो भी है वो डिफाइन कीजिए यहाँ पे। जैसे मेल है तो फिर मेल पे आप टिक कर सकते हैं, और आगे यहाँ चाहे तो आप मेल भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप फीमेल और थर्ड जेंडर को आप क्रॉस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो उनका है, जैसे मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो आप सिंगल लिखिए यहाँ पे। फिर स्पाउस का फुल नेम आपको लिखना है यहाँ पे आर राजश्री। फिर स्पाउस का फुल नेम आएगा 6 पॉइंट में। फिर 7 पॉइंट में उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जो 8 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग इसमें एज में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नियर बर्थडे और लास्ट बर्थडे का इसमें कॉन्सेप्ट चलता है आपका। आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं तो उससे अगर फिर नेक्स्ट 6 मंथ में उनका बर्थडे आने वाला है तो फिर आप उनका नियरर बर्थडे लिखेंगे, नहीं तो फिर आप उनका पिछला बर्थडे लिखेंगे। फिर 9 पॉइंट है इसमें प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, तो फिर उसमें आप इन्होंने लिखा है चेन्नई। फिर 10th है नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, इन्होंने एज प्रूफ क्या सबमिटेड की है तो एज प्रूफ आधार कार्ड। फिर 11 पॉइंट है नेशनलिटी, जो है इनकी इंडियन। 12th है सिटीजनशिप, तो वो है इंडियन। अगर कहीं बाहर की है तो आप बाहर की लिखिए। 13 में आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस इनका, हाउस नंबर, सिटी, टाउन और विलेज, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर। अगर परमानेंट इनका एड्रेस सेम है तो आप एज अबव भी कर सकते हैं। 15th है रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर वो इंडिया के रेजिडेंस है तो यहाँ रेजिडेंस इंडियन पे आप टिक कीजिए। अगर NRI है तो NRI पे क्लिक कीजिए, और अदर है तो उन पे आप टिक कीजिए। एड्रेस आउटसाइड इंडिया, अगर NRI है या फिर FNIU है या OCI है तो आप उनका एड्रेस यहाँ फिल कीजिए, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। सेक्शन 1 का जो सेकंड है वो है KYC एंड PMLA। KYC का फुल फॉर्म होगा हमारे यहाँ पे नो योर कस्टमर, एंड PMLA का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 50,000 से ज़्यादा अगर वो ये एट ए टाइम पे कर रहे हैं तो उनके आपको पैन कार्ड नंबर लेना भी एक कंपलसरी है, तो आपको उनके पैन कार्ड नंबर वगैरह सब लीजिए आप उनका। तो फर्स्ट पॉइंट उनका है आर यू इनकम टैक्स SSC, ये यस, नहीं तो नो। सेकंड पॉइंट है पैन नंबर, तो पैन नंबर में उनका जो पैन नंबर है वो आप फिल कर दीजिए। थर्ड पॉइंट जो है हमारा ID डिटेल, उसके अंदर आपको आधार कार्ड की 4 डिजिट लिखनी है। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने क्या दिया है, आधार कार्ड दिया है, पासपोर्ट है, पैन है, तो वो आप लिख दीजिए। तो यहाँ हमने आधार कार्ड फिल कर दिया। फिर ID नंबर में आपको वही लिखना है, लास्ट की 4 डिजिट लिखनी है आधार कार्ड की, या कोई भी डिटेल है तो उसकी लास्ट की 4 डिजिट आपको लिखनी है। फिर एक्सपायरी डेट उसमें नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एक्सपायरी डेट आधार कार्ड में होती नहीं है। एड्रेस प्रूफ सबमिटेड, एड्रेस प्रूफ इन्होंने क्या सबमिट किया है तो वो किया इन्होंने आधार कार्ड। 5th पॉइंट है आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST, इफ़ यस गिव GSTIN। फिर अगर CKYC नंबर उनके हैं अगर तो वो आप लिख दीजिए, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। सेक्शन फर्स्ट का जो थर्ड है वो है ऑक्यूपेशन, उसमें है फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी क्या है, पर्सन के क्या है, तो वो आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे यहाँ फिल की है MCOM और ICW है। फिर सेकंड है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी वो क्या काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स मैनेजर है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए, या फिर अदर जो भी उनके काम है तो वो आप लिख दीजिए। थर्ड है सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है, जैसे वो सैलरी पर्सन है तो सैलरी लिख दीजिए। अगर उनका खुद का बिजनेस है तो यहाँ आप सेल्फ लिख दीजिए और आगे बिजनेस कर सकते। नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयर क्या है तो यहाँ उनकी जैसे कंपनी का नाम लिख रखा है हमने, तो इसकी जगह अगर जैसे खुद का अगर कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओन बिजनेस, और उनका आगे फर्म का नाम लिख सकते हैं। जॉब रोल क्या है तो वो जॉब रोल यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जैसे इनका काम है तो वो हमने लिख दिया। फिर 6 पॉइंट है लेंथ ऑफ सर्विस, इनकी सर्विस की लेंथ क्या है, काम करते हुए कितना टाइम हुआ है यहाँ पे, तो वो 10 ईयर्स हो गया। फिर एनुअल इनकम इनकी क्या है तो वो हो गई 24 लाख रुपए। 8 पॉइंट है
टू बी आंसर्ड इफ एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्सेज, अगर कोई आर्मी पर्सन में है, मिलिट्री फोर्सेज में है तो उनके लिए एप्लीकेबल है, अगर नहीं है वो तो या नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। ए पॉइंट अगर वो एप्लीकेबल है तो पॉइंट ए में विंग टू विच यू बिलोंग, वो जिस विंग से बिलोंग करते हैं वो लिखना है ए पॉइंट में। सेकंड में उनकी रैंक लिखनी है। थर्ड में उनका लास्ट जो मेडिकल हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल्स होते हैं इनके टाइम टू टाइम, तो फिर लास्ट उनका मेडिकल कब हुआ था वो यहाँ मेंशन करना है। फिर डी ऑप्शन है मेडिकल की जो उनकी कैटेगरी है वो यहाँ मेंशन करनी है। ई ऑप्शन है वेयर यू एवर बिलो A1 कैटेगरी, अगर वो A1 कैटेगरी से बिलो है आर्मी में, जैसे उनकी कैटेगरीज होती है मेडिकल रैंकिंग की, तो फिर उसमें अगर उनकी A1 कैटेगरी से बिलो है तो फिर उनके बारे में डिटेल फिल करनी है। और इसी के साथ आपको आर्मी पर्सन जो भी है, मिलिट्री में है या फिर अदर्स में है, तो उन सब से आपको एक आर्मी क्वेश्चनर भी फिल करवानी होती है इसी के साथ। फोर्थ है हमारे पास सेक्शन फर्स्ट का पॉइंट 1, इसमें यह है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है कस्टमर का, वो अगर हैजार्डियस एक्टिविटी से बिलोंग तो नहीं करता है या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उसके बारे में डिटेल लिखनी है। तो यहाँ हमने नो लिख रखा है। फिर इसके आप पे कभी केस फाइल हुआ है या फिर आपकी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, आप जेल में गए हैं या फिर आप पे कोई केस चल रहा हो यहाँ इंडिया में या फिर बाहर, तो उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी होती है। थर्ड पॉइंट में ये है कि आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से रिलेटेड है या नहीं है, और क्लोज होना चाहिए उनका रिलेशन। सेक्शन फर्स्ट का फिफ्थ है एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, एट प्रेजेंट अभी उनके पास कौन सा इंश्योरेंस है या फिर पहले उन्होंने कौन सा इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल उनकी आएगी। जैसे फर्स्ट है पॉलिसी नंबर, उनका पॉलिसी नंबर लिखना है यहाँ पे। सेकंड है नेम ऑफ इंश्योरर, जैसे LIC है तो फिर LIC के बारे में लिखिए, कोई अदर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखिए। फिर आगे डिवीज़न है और या फिर उनकी ब्रांच है वो आप लिख दीजिए। फिर थर्ड है प्लान एंड टर्म लिख दीजिए उनकी। फिर फोर्थ है सम एश्योर्ड लिख दीजिए उनका। फिर फिफ्थ है टर्म राइडर और सम एश्योर्ड लिखना है अगर उनके कोई लिया हुआ है तो। सिक्स्थ है क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हुआ है तो वो। सेवन्थ है AB ADDB सम एश्योर्ड ये। एट्थ है डेट ऑफ कमेंसमेंट उनकी क्या थी। नाइन्थ है डेट ऑफ रिवाइवल, अगर उनका रिवाइवल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। टेंथ है वेदर एक्सेप्टेड एट ऑर्डिनरी रेट, इफ नॉट गिव डिटेल्स, तो येस लिख दीजिए यहाँ पे। फिर 11th है मेडिकल और नॉन मेडिकल में, तो उनका मेडिकल हुआ था या नहीं हुआ था, तो फिर कैटेगरी यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि मेडिकल कैटेगरी में था। 12th है वेदर इन्फोर्स अभी कंटिन्यू चल रही है तो येस। 13 है इफ नॉट डेट ऑफ FUP और डेट ऑफ सरेंडर, अगर उनके एनफोर्स नहीं है तो फिर उसमें उस केस में यहाँ लिखना है आपको डेट ऑफ FUP लिखनी है या फिर डेट ऑफ सरेंडर लिखनी है, वो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारी एनफोर्स है तो फिर हम यहाँ यस लिखेंगे और उसके बाद ही नॉट एप्लीकेबल होगा। 14 है जैसे कभी आपका प्रपोजल रिवाइवल या फिर और अदर कारणों से कहीं पे गया है पिछला वाला, तो उसके बारे में डिटेल लिखनी है। तो जैसे विड्रॉ किया है आपने या फिर डिफर्ड है या फिर ड्रॉप है या फिर डिक्लाइन किया गया है, तो उसके बारे में डिटेल लिखनी है। तो हमारा नो है। बी है एक्सेप्टेड विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम, अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ जैसे आपने रिवाइवल कर वापस तो कितनी प्रीमियम है क्या है उसके बारे में डिटेल लिखिए, तो हमारा यहाँ नो है। सी है एक्सेप्टेड ऑन टर्म्स अदर देन दोज प्रपोज्ड इफ यस गिव डिटेल, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए ए और बी, अगर इनके अलावा और भी कोई रीजन है तो वो आप यहाँ डिफाइन करिए, अगर उनके रीजंस के बिहाफ पे उनका एक्सेप्ट किया गया हो। डी पॉइंट है कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी ली है वापस LIC को जो एक्सेप्ट नहीं हुई हो तो उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है यहाँ पे। जो 6th है हमारा सेक्शन फर्स्ट का वो है डिटेल्स ऑफ नॉमिनी एंड अपॉइंटी। नॉमिनी वो होते हैं जिनको कस्टमर अपनी डेथ के बाद डेथ क्लेम दिलवाना चाहते हैं, और अपॉइंटी वो होते हैं इन केस अगर कोई कस्टमर नॉमिनी को असाइन करता है और नॉमिनी अगर माइनर है, अगर वो छोटे हैं, तो उस केस में उनको एक अपॉइंटी भी लिखना पड़ेगा साथ में, जैसे उनके अदर कोई फैमिली मेम्बर है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी का नाम लिखना है। परसेंट शेयर आप कितना डिफाइन करना चाहते हैं उनको, अगर आपके नॉमिनी 2 है तो आप परसेंट 50-50 के हिसाब से या फिर आप जितना आप पर पर्सन देना चाहते हैं उतना आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। उनकी एज क्या है, क्या रिलेशन है नॉमिनी का लाइफ एश्योर्ड के साथ। फिर है अगर नॉमिनी माइनर है तो फिर अपॉइंटी का नाम लिखना जरूरी है, तो हमारा यहाँ माइनर नहीं है क्योंकि 25 एज है नॉमिनी की, तो हमने नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फिर रिलेशनशिप टू द नॉमिनी, अपॉइंटी के बारे में ये डिटेल है पूरी, जो लास्ट के 3 कॉलम है वो अपॉइंटी के बारे में, तो यहाँ अपॉइंटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर अपॉइंटी के बारे में डिटेल है तो वो आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा एक न्यू चेंज आया है फॉर्म में वो ये है कि जो भी आप नॉमिनी या अपॉइंटी यहाँ लिखते हैं तो उनका आपको ID प्रूफ साथ में देना कंपलसरी है विद सेल्फ अटेस्ट। 7th पॉइंट है जो
सेक्शन फर्स्ट का वो है बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल में आप अगर मनी बैक है या फिर आपका जो भी क्लेम है वो इजीली नेफ्ट हो सके, बाद में आपको जाके नेफ्ट डिटेल ऐड करवाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ये किया गया है बैंक डिटेल्स का। फिर बैंक डिटेल में आपको सारा सब कुछ भर, इसी के साथ आप एक कैंसल चेक भी दे सकते हैं या फिर आप बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी दे सकते हैं। उसी के साथ आपको मोबाइल नंबर देने हैं लाइफ एश्योर्ड के, उसके साथ ईमेल आईडी भी देनी है, ताकि जो भी आपके पॉलिसी बॉन्ड है या फिर लेटेस्ट जो भी आपके पॉलिसी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर डिटेल्स है वो LIC आपको मेल कर सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ से आपके जो फर्स्ट सिग्नेचर होंगे कस्टमर के वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। 6 साइन आप कस्टमर के यहाँ पे होंगे फॉर्म में, और उसी एजेंट के 2 साइन होंगे इसमें। तो सेक्शन फर्स्ट में हमने देखा ऑल बेसिक डिटेल जो भी लाइफ एश्योर्ड की थी, पॉलिसी होल्डर्स की थी, वो सारी। अब हम सेक्शन सेकंड देखते हैं कि उन्होंने प्लान दिया है उसके रिगार्डिंग क्या क्या उसमें है डिटेल्स, वो सारी हमें फिल करनी है। उसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, मतलब उनका इंश्योरेंस कराने का उद्देश्य क्या है, उनका इंश्योरेंस कराने का मकसद क्या है। मकसद LIC के रिगार्डिंग क्या होने चाहिए? फर्स्ट है सेविंग होना चाहिए, सेकंड है रिस्क कवर होना चाहिए, या फिर सेविंग एंड रिस्क कवर। तो तीनों में से जो भी उनका है वो आप यहाँ पर्टिकुलर डिफाइन कीजिए उनसे पूछ के। सेकंड है अगर वो खुद पे ये इंश्योरेंस कर रहे हैं इंडिविजुअल लाइफ पे, तो उन पे यहाँ इंडिविजुअल लाइफ पे टिक कीजिए। और उसी के साथ अगर वो एम्प्लॉय स्कीम के तहत लेना चाहते हैं इसको, या फिर MWP एक्ट के अंदर लेना चाहते हैं, या फिर HUF के अंदर लेना चाहते हैं, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ मेंशन कीजिए। उसी के साथ अगर आप MWP एक्ट के रिगार्डिंग ले रहे हैं तो उसके साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास अगर उन्होंने कोई राइडर लिया है तो आप यहाँ पे राइडर के आगे टिक कीजिए कौन सा राइडर है। जैसे हमारे यहाँ पे जो राइडर है वो इन्होंने लिया है AD एंड DB, मतलब एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसके अलावा अगर टर्म राइडर है तो टर्म राइडर पे टिक कीजिए, और अगर कोई भी राइडर लिए हुए हैं तो उन पे आप टिक कीजिए। फोर्थ है हमारे पास जो प्लान आपने दिया है उसके बारे में पूरी बेसिक डिटेल्स, कौन सा प्लान है, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है वो, उसी के साथ सम एश्योर्ड कितना दिया है आपने, प्रीमियम में आप कौन सा मोड दे रहे हैं उनको, नेच मोड दे रहे हैं तो यहाँ नेच मंथली लिख दीजिए, या फिर नेच कोई भी अदर दे रहे हैं तो उसके साथ नेच और आगे उनका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, या फिर ईयरली है, हाफ ईयरली है, SS है, वो सारा आप यहाँ मेंशन कीजिए। उसी के साथ अगर इनका टर्म राइडर लिया हुआ है तो यहाँ टर्म राइडर का अमाउंट शो कीजिए, जहाँ मैंने नील लिखा है यहाँ पे आप टर्म राइडर का अमाउंट शो लिख सकते हैं, या आपने जितने का इनको टर्म राइडर दिया है साथ में वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसी के साथ अगर CI दिया है तो CI के बारे में लिखिए, क्रिटिकल इलनेस के बारे में कितने अमाउंट का आपने दिया है। उसी के साथ एक्सीडेंट बेनिफिट जैसे AD एंड DB हमने दिया था तो उसमें हमारे कितने का था, सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट था, मतलब 10 लाख का हमने वो दिया था तो 10 लाख हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी के साथ अगर पॉलिसी बैकडेट लेना चाहते हैं, B पॉइंट है पुलिस ड्यूटी में अगर कोई है तो फिर उस केस में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई अपनी सैलरी सेविंग स्कीम के तहत, मतलब कोई अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाना चाहते हैं अपना प्रीमियम, तो वो आप यहाँ मेंशन कीजिए। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने किसी माइनर का इंश्योरेंस किया है और उसके साथ अगर आपने उनको PW भी दिया है तो फिर आपको यहाँ पे यस लिखना है। जो भी आप इंश्योरेंस करेंगे बच्चों का, अगर उसके साथ फादर या फिर मदर किसी को भी आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं PWP राइडर के तहत, तो उनके साथ आपको 300 नंबर फॉर्म भी फिल करवाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म अगर PWP के तहत फिल किया गया है तो फिर आप यहाँ यस लिख दीजिए। 6 पॉइंट है हमारा टू बी आंसर्ड ओनली इफ, अगर कोई आधार स्तंभ या आधारशिला का प्लान किसी ने लिया है आपसे तो वो आप यहाँ डिटेल फिल कीजिए यहाँ पे, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। 7 पॉइंट जो हमारा है सेकंड सेक्शन का, वो ये कहता है कि अगर आपने जीवन अमर प्लान लिया है तो उसके तहत आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है उनकी कि वो स्मोकर है या फिर नॉन स्मोकर है, वो सारी आपको बेसिक यहाँ डिटेल फिल करनी है। 8 पॉइंट है हमारा साइमल्टेनियस प्रपोजल, उसका ये पॉइंट है इस प्लान के साथ आपने कोई रिवाइवल का फॉर्म सबमिट किया हो ऑफिस में, या फिर आपका कोई और अंडर कंसिडरेशन आपका कोई प्लान चल रहा हो, मतलब आपने कोई फर्स्ट प्लान आपने जो दिया था LIC में उसमें कोई आपके प्रॉब्लम चल रही हो और वो आपका अंडर कंसिडरेशन हो LIC में, तो उसके अगर आप उसी के साथ इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर वो होते हुए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। तो हमने यहाँ नो लिखा है। स्पाउस या फिर बच्चों का कोई प्लान लिया है तो फिर उसी के साथ आप यहाँ मेंशन कीजिए। अगर आप 9 पॉइंट है सेटलमेंट ऑप्शन, सेटलमेंट ऑप्शन मतलब डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहता है, एक साथ पूरा अमाउंट नहीं लेके, अगर वो कोई लमसम पेमेंट लेके, अगर कोई पर्सन लमसम पेमेंट लेके और बाकी की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में यहाँ पे आपको यस लिखना है। नहीं तो फिर अगर बड़ा अमाउंट चाहिए उनको डेथ क्लेम में तो वो आप नो कर सकते हैं यहाँ पे। 10 पॉइंट है कंसर्न, उसका सबसे पहला पॉइंट ये कहता है
कि आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस प्लान में थी वो आपने अच्छे से समझी या नहीं समझी, उसको आपको यस लिखना है। बी पॉइंट, जो भी आपके प्रपोज प्लान में टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो आपके एजेंट के द्वारा इजीली समझाई गई है या नहीं समझाई गई आपको, और आपका जो इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव था वो आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ हमने यस लिखा है। 11 पॉइंट है कि आप LIC के पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, अगर हैं तो फिर आपको यस लिखना है और कस्टमर आईडी लिखनी है आपकी, नहीं तो फिर आपको नो लिखना है। फिर सेकंड साइन आपको यहाँ पे करने हैं अपने कस्टमर के। सेक्शन थर्ड है हमारा पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स ऑफ हेल्थ एंड हैबिट्स। फर्स्ट है पर्सनल हैबिट। पर्सनल हैबिट में आपको यहाँ पे हाइट और वेट एग्जैक्ट लिखना है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे हाइट तो एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इन केस अगर डेथ क्लेम हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा और वहाँ पे एग्जैक्ट हाइट वेट उस टाइम जो होगी वो यहाँ काम आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ हाइट गलत लिखी है तो फिर उस टाइम अगर मैच नहीं हुई तो फिर वो क्लेम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको यहाँ हाइट एग्जैक्ट लिखनी है कस्टमर की। उसी के साथ सेकंड है, आपने कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपने कोई 1 वीक से ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट लिया हो लास्ट 5 ईयर्स में, तो वो आपको मेंशन करना है। सी है, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या फिर नर्सिंग होम में एडमिट हुए हो तो, या फिर आपने जनरल चेकअप कौन सा करवाया है उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर नो लिख दीजिए यहाँ पे। ये है, जहाँ पे भी कस्टमर वर्क करते हैं वहाँ पे आपने कभी ज़्यादा टाइम के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपने लास्ट 5 ईयर्स में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए छुट्टी ली है तो वो आपको लिखनी है यहाँ पे। ई पॉइंट जो है हमारा, उसमें सारी हमारी इस टेबल के अंदर जो भी लिस्टेड बीमारी है वो आपकी सारी लिखी हुई है, तो उसमें आपके अगर कोई भी है तो आप उस यस मेंशन कीजिए और उसकी आपको डिटेल यहाँ नीचे फिल करनी है। फिर अगर आपको कुछ भी इनमें से प्रॉब्लम नहीं है लिस्टेड बीमारी में से तो आप यहाँ पे नीचे नो लिख दीजिए, सब में नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स में कि क्या वो स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या फिर नारकोटिक्स या फिर ड्रग्स वगैरह उन्होंने कुछ लिया हो, या तंबाकू सिगरेट वो यूज़ करते हो, पिछले 60 मंथ्स के अंदर उन्होंने कुछ यूज़ किया हो, तो यहाँ आपको सारी मेंशन करनी है। थर्ड पॉइंट है हमारा, आपकी स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है, तो वो यहाँ आपको गुड लिखनी है अगर गुड है तो। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री, जो भी कस्टमर की फैमिली हिस्ट्री है वो आपको यहाँ एग्जैक्टली मेंशन करना है सब कुछ। जैसे इनकी फादर की अगर डेथ हुई थी तो डेथ केस में यहाँ पे हमने लिखा है कि एज एट डेथ इनकी क्या थी, तो वो थी 70 पे इनकी डेथ हुई थी, और कैसे डेथ हुई थी तो नॉर्मल हुई थी, अगर कोई बीमारी से हुई तो यहाँ मेंशन करना है। फिर मदर उनकी कैसी है, तो लिविंग में है तो 24 लिख दिया और गुड लिख दिया। ब्रदर कितना है, सिस्टर कितना है, तो वो सारा आपको यहाँ फिल करना है। फिफ्थ है फीमेल प्रपोनेंट्स के लिए, उसमें आपको सारा फिल करना है कि जैसे अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उनके बारे में पूरी डिटेल लिखनी है, और अगर उनकी लास्ट डिलीवरी हुई है तो वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है, पूरी उनकी जो डिटेल होती है वो सारी। फिर यहाँ नीचे आपको यहाँ तीसरा साइन आपको यहाँ करवाना है। सेक्शन 4 है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर। इसमें कस्टमर के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है और जो भी उन्होंने जो हेल्थ की कंडीशन है या फिर उनका ऑक्यूपेशन है, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और अदर जो भी उन्होंने डिटेल दी है वो सारी एग्जैक्टली सही है, इसके बारे में यहाँ डिक्लेरेशन है। तो ये आपको यहाँ पे फिर, और इसके अलावा जो भी आपने बैंक डिटेल दी है या फिर KYC डॉक्यूमेंट जो भी आपने सबमिट किए हैं वो सारे एकदम सही है या नहीं है उसके बारे में यहाँ पे, उसके बारे में ये पूरा डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे आपको नीचे सबसे पहले नाम लिखना है ऊपर, और यहाँ आपको नीचे डेटेड डेट में लिखना है, यहाँ पे जगह का नाम लिखना है जहाँ पे ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है वहाँ का नाम लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर यहाँ आपको एक साइन करवाना है और उसी के साथ एक विटनेस का साइन करवाना है। विटनेस के साइन में एजेंट्स भी साइन कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है जो डिक्लेरेशन में वो है, अगर पर्सन डिसेबल है, मतलब अगर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसने भी ये फॉर्म फिल किया है उनके बिहाफ पे, तो उसके बारे में यहाँ पे नेम ऑफ डिक्लेरेंट में उनकी डिटेल पूरी लिखनी है। फिर यहाँ आपको एक साइन करवाना है, अगर वो PWB है और उसके तहत अगर उन्होंने किसी और से फॉर्म समझा है और पूरा फॉर्म उनके द्वारा फिल किया गया है तो फिर उस केस में यहाँ पे ये आपको उनसे साइन करवाना है, नहीं तो यहाँ नहीं करवाना है। फिर है, अगर प्रपोजर है वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है और किसी और से उन्होंने ये फॉर्म समझा है, किसी और से ये फॉर्म फिल करवाया है, तो उस केस में यहाँ पे आपको डिटेल उनकी फिल करनी है। फिर है सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इस इंश्योरेंस एक्ट के तहत इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ये कहा गया है कि अगर LIC को कोई भी उन्होंने जो डिटेल फिल की है उसमें अगर उनको कोई डाउट लगता है तो वो विद इन 3 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जो आपकी फर्स्ट रिसिप्ट कटेगी उस डेट से लेके जो आगे के 3 ईयर्स है उस दौरान ही वो आपसे कोई भी अगर उनको लगता है ऑब्जेक्शन तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
लेकिन अगर 3 साल निकल गए डेट ऑफ कमेंसमेंट से, उसके बाद LIC कस्टमर को नहीं बोल सकती कुछ भी उनके डिटेल्स के रिगार्डिंग। कस्टमर से विद इन 3 ईयर्स से क्वेश्चन अराइज कर सकती है। फिर यहाँ आपको एक साइन करवाना है। फिर है सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। कोई भी एजेंट्स अपने बिहाफ पे किसी कस्टमर को कोई पॉलिसी स्लिप नहीं दे सकते अपने से जनरेट करके, या फिर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने बिहाफ पे एजेंट्स प्रिंट करके या फिर साइन करके कोई भी कस्टमर कोई एजेंट से कमीशन नहीं मांग सकते इन फॉर्म ऑफ रिबेट, या फिर अपने बिहाफ पे रिन्यू नहीं कर सकते पॉलिसी को, या फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते पॉलिसी को। ये सिर्फ कॉरपोरेशन का ही काम है। तो यहाँ एक आपको साइन करने हैं और राइट साइड में एजेंट के साइन करने हैं। तो एजेंट के साइन फर्स्ट आपके यहाँ होंगे और बाकी कस्टमर का ये लास्ट साइन यहाँ पे 6 साइन यहाँ पे होगा। तो कस्टमर के टोटल यहाँ पे 6 साइन होंगे। ये है अगर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट पे कोई कस्टमर अगर मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में ये आपको फिल करना है कि वो इंस्टॉलमेंट में कैसे लेना चाहते हैं, मंथली मिनिमम इतना उनको लेना पड़ेगा। इसी के साथ अगर कोई डेथ बेनिफिट भी अगर कोई इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको उनको ये फिल करना है कि डेथ बेनिफिट में उनको मिनिमम इतना मंथली या क्वार्टरली इतना उनको लेना ही पड़ेगा, और इससे ज़्यादा अगर वो लेना चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे बेसिक डिटेल्स का सब कुछ फॉर्म के रिगार्डिंग। और इसी के साथ एक लास्ट के पेपर में लास्ट के 2 पेजेस में और चीज़ें फिल होती है। वो होती है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसको कहते हैं, MHR मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, और एक डेवलपमेंट ऑफिसर रिपोर्ट भी होती है। तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो सॉरी उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जो भी कस्टमर के रिगार्डिंग उनको लगते हैं पॉइंट्स वो वहाँ पे उनको मेंशन करने होते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यू